चलिए, दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट है। दिल्ली पुलिस में आए हुए प्रश्नों को आज आप जानने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, पढ़ने वालों के लिए सरल है, ना पढ़ने वालों के लिए हौगा है। ठीक है, निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से कौन सा स्थल सीढ़ीदार दीर्घाओं के साथ एक बड़े खुले मैदान जिसे कहते हैं स्टेडियम, बड़ा प्यारा, कई बार पढ़ाया है हमने, स्टेडियम के रूप में पहचान गया है, नहीं पहचाना गया है, मिला है। तो एकमात्र स्टेडियम कहाँ है, कौन सी जगह है जहां से एकमात्र स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं? जल्दी से आप लोग चाहें तो कमेंट लगा सकते हैं, नहीं आ रहा है तो वैसे ही बता सकते हैं। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चंद्रदड़ो और धौलावीरा। आपको पता है मोहनजोदड़ो का मिष्ठानागार के रूप में तो याद कर सकते हैं, कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियां, काली मिट्टी, तो टेरिकोटा, इससे अपन लोग याद कर सकते हैं। लेकिन जब धौलावीरा की बात आती है तो हमें क्या याद आ जाता है? स्टेडियम याद आ जाता है। अर्थात आपने अभी तक आंसर लगा लिया होगा, और नहीं लगाया है तो इसका आंसर सी सही है। सी इसका आंसर सही है। क्या है? सी। और याद रखना, धौलावीरा है कहाँ, धौलावीरा कौन से जिला में पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो याद रखना धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ है ये? गुजरात के, याद रख लो बेटा, लिख लो, नहीं आ पता तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, कच्छ जिले में स्थित है, कहते हैं कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, आज की ये रिकॉर्डेड ही क्लास है, लाइव नहीं है। लाइव ना होने का कारण आज आप लोग रिकॉर्डेड, दूसरा क्वेश्चन जो कट गया था बेटा, उस क्वेश्चन को भी हम दोबारा रिकॉल करा देते हैं क्योंकि छूटना नहीं चाहिए। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था सबको पता है, फिर भी हम लिख के दे देते हैं आपको। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ये हलुगा है, और ये हलुगा सबको आना चाहिए। पहला ऑप्शन दौलत खान लोधी। दूसरा ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं इब्राहिम खान लोधी। अब लोधी तो सब में लगाना पड़ेगा भाई, लोधी का पूछे ही हमने। तीसरा बहलोल खान, ये कहां से आ गया? बहलोल खान लोधी। और चौथा ऑप्शन जो हमने आपको दिया है वो है सिकंदर खान लोधी। अपने अपने मन में सोच लो, जल्दी से कमेंट कर दो कि आखिर इसका आंसर होगा क्या। सबको पता है आंसर, जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको आ जाएगा, जिनको नहीं आएगा उनको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। ठीक है, या इसी को आप क्या बोल सकते हो? बहलोल खान लोधी। अब ये तो आपने बता दिया, आपको बड़ा अच्छा खुशी हो रही होगी कि आपको पता है कि लोधी वंश का संस्थापक क्या था। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सैयद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था। जल्दी से अगर आता है तो कमेंट में बताते जाएं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आपको तर्कता के साथ जोड़ना नहीं आएगा। जैसे हमने कहा गुलाम वंश का अंतिम शासक, किसी भी वंश के पहले और अंतिम शासक आपको पता होना ही चाहिए। ये आपका काम है कि अगर आप रिवीजन करते हैं तो रिवीजन के तौर पे सारे क्वेश्चनों को नोट करें, और नोट करने के बाद ये देखें कि आखिर आपकी कमी कहाँ रह गई। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, बड़ा प्यारा है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वराज, किसकी बात कर रहे हैं भैया? प्रांतीय स्वायत्तता की बात कर रहे हैं। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से
किस अधिनियम द्वारा हुई थी? ऑप्शन आपके सामने चार हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, दूसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935, बड़ा फेमस रहा है तो, और भारत परिषद अधिनियम 1892। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद अपना टिक लगाइए आप। और हमने क्या कहा है कि हमेशा से चर्चा में रहने वाला इसमें एक ही दिख रहा है, लेकिन अपने अपने मन की व्यथा बता दीजिए किसका कौन आ रहा है आंसर। और सही जाएंगे तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात करेंगे हम तो 1800 में तो मिलेगी नहीं हमें, लेकिन 1935 यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जो है प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी। कब हुई? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगर नहीं है पता तो इसको आप नोट कर सकते हो, आगे काम आएगा। और इसमें ही सबसे पहले संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी थी, याद रखना। इसने क्या, इसमें ही सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी, संघीय शासन प्रणाली की नींव। ठीक है, तो इसको भी आप साथ में नोट कर लो बेटा। इस टाइम पे क्या होता था, दो रियासतें थी, एक तो भारतीय रियासतें होती थी जिसको आप कहते थे भारतीय प्रांत, दूसरा था देशी रियासतें। मतलब भारतीय प्रांत और देशी रियासतें, दो भागों में अपना भारत पूरा बटा हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ जाएंगे हम लोग। अब लिख क्या होगा वो क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखो देखने से भी अच्छा लग रहा है इसको। चलो ज्यादा जूम ना करते हुए ऐसे ही आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। पंजाब में हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला फसल कटाई उत्सव है और यह सिख समुदाय के खालसा पंथ, कौन से पंथ? खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। करवा चौथ, बैसाखी, लोहड़ी, होला मोहल्ला। जल्दी से कमेंट करो और बताओ, अपने अपने टिक लगाओ। जल्दी से बताइए। हाँ, इसमें देखो उन्होंने क्या हुआ, टाइपिंग में उसने मिस्टेक की है, ए बी होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपन जैसे ऑप्शन है उसी के हिसाब से लगा देंगे। ठीक है, आखिर क्या होगा इसका आंसर? जिसका आंसर बैसाखी है उसका आंसर सही है, बैसाखी। क्या होगा इसका आंसर? बैसाखी, बैसाखी होगा। याद रखना, ये केवल सिख धर्म का नहीं है, ये त्योहार हिंदुओं के लिए, बौद्धों के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, और इसे रबी की फसल, एक क्वेश्चन और पूछता है, कौन सी फसल की कटाई शुरू होने की के रूप में मनाया? तो रबी की फसल की कटाई शुरू होने की सफलता के रूप में मनाया जाता है। इसका संबंध किससे है? रबी फसल से। किससे है? रबी फसल से। कौन सी फसल? रबी फसल की कटाई शुरू होती है। क्या हो रही भैया? कटाई शुरू हो रही। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको सीधो सीधो आपने लिखना हुई है, ठीक है, आगे वाले को देखना है जो आगे वाला क्या कहता है। लो आ गया क्वेश्चन है, उरका राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है। कौन सा? उरका। असम का है कि तमिलनाडु का है कि केरल का है कि सिक्किम का है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। उरका राज्य का एक उरका किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है? हम ऐसा भी इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन में असम है, तमिलनाडु है, केरल है, सिक्किम है। जब ऑप्शन सामने हो तो फिर लगाने में क्या की देरी, जो आ रहा है दिमाग में लगा दीजिए
और फिर देख लीजिए 1 2 4 5 सेकंड बाद कि आपने गलत बताया या सही। तो इसका सही आंसर है असम। जिन बच्चों का ऑप्शन असम है वो थोड़ा सा मुस्कुरा सकते हैं, उनके लिए मौका है। और याद रखना, यह मकर संक्रांति का असम उत्सव है। काय का है? मकर संक्रांति का। 1 सप्ताह तक चला जो लिख सकते हो। यह है मकर संक्रांति का असम उत्सव है। असम उत्सव है जो 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। कब तक मनाओ? 1 सप्ताह तक। पुरका हो गया। आगे बढ़े। चलो, ऐसे ही पेपर में आपको अगर क्वेश्चन यहाँ फंस रहे हैं तो थोड़ा मेहनत बढ़ा दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस की परीक्षा में मिलने वाले हैं और आप परेशान ना हो, इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। सोनपुर मवेशी मेला कितना प्यारा है। सोनपुर मवेशी मेला किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है? चलो ये तो अपन लोग भी बढ़िया बढ़िया ले आए मवेशी। सोनपुर मवेशी मेला। अब अपने तो भी चर्चा में बोले हम कितने से ले आए, बोले होते बहुत सस्ती गज्जा भैंसिया में लगी थी। तो सोनपुर में लगा। सोनपुर मवेशी मेला सोनपुर में लगता है, इसलिए उसका नाम सोनपुर रख दिया हो गया धीरे धीरे। ठीक है, मवेशियों से संबंधित रहा है। किस राज्य का है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, बिहार। तो आंखें बंद करके आपका आंसर कहाँ क्या लगा? बिहार। आपका आंसर सही है अगर आपने बिहार चुना है। बिहार के इधर उधर गए हो तो फिर गलत है। याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला यही है। नोट कर लो, नहीं है पता तो। सोनपुर में लगता है, याद रखना, और कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। सोनपुर में तो लगा ही रहो जो मेला। कितने लग रहा? सोनपुर में कहा तो जब है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा, और इसी को अपन कह देंगे एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो इसको आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। इसके आगे हम लोग चलते हैं। दार्शनिक जिदु कृष्णमूर्ति, जिदु कृष्णमूर्ति और आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा किस राज्य की प्रसिद्ध हस्तियां हैं? जिदु कृष्णमूर्ति, सत्य साईं कौन से राज्य की हस्तियां, मतलब इन लोगों को संबंध कौन से राज्य से? सीधी सीधी कहानी तय है। ऑप्शन सामने है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है। जो मन में आए सो लगाओ, अगर नहीं आ रहा हो तो इतना गम खाओ। ठीक, सबसे पहले किसका आंसर लगता है? अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। कौन बनेगा करोड़पति? आंसर संभवतः आप लोग पहुंच चुके होंगे आसपास, जिसके मन में जो होगा वो लगा दिया होगा। है, किसी ने आंध्र प्रदेश को समझा होगा तो किसी ने तमिलनाडु पे हाथ रखा होगा, कोई केरल भागा होगा तो कोई कर्नाटक में जाके रुका होगा। लेकिन सही आंसर इसका जो होगा वो आंध्र प्रदेश ही होगा।
आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश है इसका आंसर बेटा। इसके अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ते हैं। सबने नोट कर लिया होगा और नहीं किया होगा तो क्लास डली है, आप कभी भी इसको दोबारा भी देख सकते हैं, जरूरी। चलिए, बड़ा प्यारा। मेंटडू नदी किस राज्य में बहती है? अब कुछ लोग बोल रहे होंगे जब तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। मेंटडू नदी हम तो पता ही नहीं है, तो कि जा भी होता ही कौन हो है। और दिल्ली पुलिस वाले ने पूछे ही ले, मैं कह रहा हम थोड़ी ना छोड़े, तुम्हें नहीं है पता तो आप पता करो। एक इसी राज्य की है। असम, मेघालय, केरल और उड़ीसा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बुद्धि का प्रयोग करते हुए आप लगाइए, जल्दी से बुद्धि का प्रयोग करें। असम, मेघालय, केरल, उड़ीसा में से कोई एक ऑप्शन है जहां मेंटडू नदी बहती है। चलिए, जिसको जो लगाना है उसने लगा दिया होगा, लेकिन सही आंसर इसका मेघालय। क्या है? मेघालय। मेंटडू मेघालय। ठीक है, तो ये नोट कर लेना अगर नहीं है पता तो। चलिए, 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 कोई बात नहीं। बनास, पार्वती और काली सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? एक तो बनास, पार्वती, काली सिंध। कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? सरस्वती, चंबल, कोसी, यमुना। जल्दी से ऑप्शन लगाइए। ऑप्शन सामने है, सरस्वती, चंबल, कोसी, यमुना। चलिए, इसका सही आंसर है चंबल। क्या है? चंबल। चंबल की सहायक नदियां हैं बनास। अब चंबल नदी निकलती कहां से, ये आपको पता होना चाहिए। कौन से पर्वत से निकलती है? जाना पाव पर्वत, अगर जी नाम से भी आएगा, जाना पाव पर्वत। ठीक है, कौन से पर्वत से? जाना पाव पर्वत आएगा, या लिख के आ सकता है कि बाचू पाइट महू, महू से निकला तो कहूं कहूं जो भी लिख के आ जाए, बाचू पाइट महू, नहीं तो जाना पाव पर्वत से निकलती है। शिप्रा, सिंध, बनास, पार्वती, काली, कुनू, इनकी क्या है? सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदियां इसलिए जान लो कि जब पेपर में पूछते हैं तो क्वेश्चन अगर पूरी सहायक नदियां नहीं पता तो आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने की कगार पर होते हैं। लो, आ गया इस संविधान से। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? आर्टिकल 49, आर्टिकल 51, आर्टिकल 50 और आर्टिकल 48। ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट में बता दो। सारा क्वेश्चन सरल है। अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा भी भाग 3 और भाग 4 तो आपको आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, 36 से 51। आर्टिकल 51 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। आगे बढ़े, ये तो हलवा था। चलिए भैया, इसको लगाइए। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सी 3
सूचियां संघ, राज्य और समवर्ती को मूर्त रूप देते हैं। नवी, छठी, सातवीं, दूसरी। भारत के संविधान की निम्नलिखित सूचियों में से अनुसूचियों में से कौन सी तीन सूचियां संघ, राज्य और समवर्ती को मूर्त रूप देती हैं? कृपया अपने अपने कमेंट जरूर बताएं, अपने अपने आंसर दें, क्योंकि आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए। 5 2 7। सातवीं अनुसूची में ये सब चीजें वर्णित हैं। कौन सी में है? सातवीं अनुसूची में। आगे बढ़े। नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लो, वैसे तो सरल है, अनुसूचियां तो आपने सारी पढ़ ली थी, ये बढ़िया है थोड़ा सा। टमाटर, प्याज, आलू, वैसे भी हरी सब्जियों का टाइम चल रहा है। चलिए, टमाटर, प्याज, आलू की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य के भाग स्वरूप इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है? ऑपरेशन ग्रीन्स, ऑपरेशन व्हाइट्स, ऑपरेशन पिंक्स, ऑपरेशन येलोज। अब थोड़ा सा एक दो बार पढ़ लो, फिर उसका आंसर दो। और इस योजना की शुरुआत कब हुई? तो हम बता दें, योजना जो थी 2018 से शुरू हुई। कब से भाई? 2018 में जाकर वही थी, शुरू हुई थी। अब जाको आंसर देखो, आपको पता है कि इको ऑप्शन ए हो जाए, ऑपरेशन ग्रीन्स। ऑपरेशन ग्रीन्स के नाम लिखा है, ग्रीन लिखेगा, ठीक है। ऐसा है ऑपरेशन ग्रीन से। अगर नहीं पता तो शॉर्टकट में डाल दो ऑपरेशन ग्रीन डैश 2018, ठीक है। और टमाटर, प्याज, आलू की कीमतों की स्थिरता, ऐसा भी अपन शॉर्ट में पढ़ सकते हो, जिससे आपको याददाश्त में बना रहे। चलिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कौन लगाएगा? भारत के बीज फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? भारत के बीज फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 1991, 1994, 95, 2003, 2004, 1999, 2000। कितना प्यारा क्वेश्चन है, और पेपर में आधे से ज्यादा लोग जामे परेशान हो सकते हैं, ऐसी हमें उम्मीद है। लगाओ। क्योंकि जीएस के साथ साथ थोड़ा इधर उधर की योजनाएं भी देखते रहा करो। जल्दी से आंसर करो। अगर डी ऑप्शन आपका है तो सही है, ठीक है। 1999, 2000 ईस्वी में शुरू हुई थी। कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है। कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा। चलिए, लगाओ जल्दी से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ये पहला ऑप्शन है। अभी नहीं पता हमें, चारों तो पढ़ने दो। प्रदीप्ति तीव्रता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। राशि का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तापमान का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चार ऑप्शन हमने लिए हैं, जल्दी से बताइए। अब ए ऑप्शन जब दे दिया है तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन। चलो, पानी को कठोर बनाने वाले दो प्रमुख खनिज कौन से हैं? मैग्नीशियम और कैल्शियम, जिप्सम और मैग्नीशियम, आयरन और सल्फर, या सोडियम और पोटेशियम। ये आपके सामने चारों ऑप्शन है, जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से ऑप्शन लगा दीजिए। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, थोड़ा सा न्यारा है, और पानी को कठोर बनाने की बात है। आया किसी को? बताओ।
इसका होगा मेरे प्यारे बच्चों ए ऑप्शन। हंसिए, मुस्कुराइए और वापस कमेंट बॉक्स में आइए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये होगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम ही इसका आंसर सही है। आपको भूलना नहीं है, पानी को कठोर बनाने वाले जो प्रमुख कारक हैं या खनिज हैं, उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम है। चलिए अगले क्वेश्चन। लिखना है तो लिख सकते हो जल्दी से। चलिए आगे बढ़िए, आगे फिर से पहुंच चुके हैं हम एक नए क्वेश्चन के लिए। और ये क्वेश्चन अपने आप में कुछ कह रहा है आप लोगों से, इसको पहचानो जरा क्या कह रहा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताओ। ABCD जैसा लिखा है उसी अवस्था में आप आंसर दे देना। इसका बी है, ये तीसरे नंबर पे, CD। ठीक है, तो जो आपको लगे। और कोई बोलेगा? इसका सही आंसर होगा बी। जिनका ऑप्शन बी है, आर्सेनिक है। तीस वो, वो टाइपिंग एरर होगा, लेकिन उसमें ऑप्शन में बी ही लिखा है। ठीक है, तो उसमें ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है? विखंडन, पुनर्जनन, सतहीकरण या विभंजन? जल्दी से आंसर लगाइए और सोच लीजिए, अच्छे से सोच लीजिए। बहुगुणित होगा बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली बात कर रहे हैं। बहुगुणित, तो ये बताओ विखंडन कहां से हो जाएगा? इसमें होगा पुनर्जनन। इसका बी ऑप्शन बेटा सही हो जाए। क्वेश्चन को पढ़िए तो वहां से आंसर को पकड़ में आ रहा था। उसमें देखा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है? ये पुनर्जनन, आपका कार्य में पुनर्जनन में आ जाएगा। ठीक है, नोट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये और बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं? ग्रास, फ्यूनेरिया, ठीक है, पैफियो पैफियोपेडिलम, आइपोमिया। चलो बताओ आंसर। जल्दी से आंसर बताएं। और फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिक को, इसका आंसर जो अपन ले इसका हो जाएगा ए, फ्यूनेरिया। सी ऑप्शन हो जाएगा। नोट कर लो, और नहीं पता तो बेटा नोट करो। फ्यूनेरिया लगभग 210 प्रजातियों का एक जीनस है। कितने प्रजातियों का? 210 प्रजातियों का एक जीनस है। 210 प्रजातियों का एक जीनस है, याद रखना।
और याद रखना फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिक को कार्ड मास भी कहा जाता है, एक पॉइंट अलग से लिख लो। फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिक हाइग्रोमेट्रिक इसको क्या कहा जाता है? कार्ड मास। ठीक है, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिक को कार्ड मास के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पेपर में कभी कभार बार कर देता है, इसलिए इसको हमने आपको राइट करा दिया कि भाई कार्ड मास के नाम से किसको जाना जाता है। ठीक है, हो गया नोट सबका? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? क्वेश्चन तो सरल है, फिर भी आप लोग प्रयास कीजिए। विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। जल्दी से। कीड़ा। चलो बताओ। इसमें ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी, यानी ऑप्शन बी। और वैसे भी याद, उसके बाद ऑप्शन आप देंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए इस पे आ जाओ। भारत के 11वें राष्ट्रपति को मिसाइल मैन, बहुत बढ़िया बात है, मेरे को है नहीं है। भारत के 11वें राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता था। अब मिसाइल मैन लिख दिया उनने, तो आधा आंसर तो उन्हें दे ही दिया है। अगर 11वें राष्ट्रपति कौन थे तो थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक रहता, या वो कह देते मिसाइल मैन के रूप में फेमस है, इनको ज्यादा परिचय के मोहताज है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम है। एक चीज है ना, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अगर हम बात करें, याद रखना पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के तुरंत बाद कौन बन गए थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन बन गए थे? हाँ, उपराष्ट्रपति को थे कृष्णकांत राय, भैरव सिंह शेखावत राय। ठीक है, तो ये आपको पूरा याद हो गया होगा। राष्ट्रपतियों का क्रम और उनके किस राष्ट्रपति के टाइम पे कौन प्रधानमंत्री था, कौन प्रधानमंत्री के टाइम पे कौन से राष्ट्रपति, और जब कोई विशेष काम हुए हैं तो इनको चिन्हित करके हाईलाइट करके अलग से राइट कर लिया करो, जिससे पेपर में ये। चलिए अगला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। कितने क्वेश्चन लगा लिए अभी आपने? 20 क्वेश्चन हो गए आपके। उसकी आगे की कहानी देखते हैं, अगर आपको 2-4 क्वेश्चन और करवा देते हैं। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, सबसे न्यारा है, इसको भी हम कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का मुख कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नोट कर सकते हो, किस नदी का मुख कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? उत्तर में स्थित है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, किस नदी का मुख कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? क्वेश्चन यही है। गोदावरी, कृष्णा, ऑप्शन लीजिए। गोदावरी,
दूसरा ऑप्शन कृष्णा, तीसरा आप देखिए सिंधु, तो चौथा लगा लीजिए महानदी। एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन गलत ना हो जाए आपसे। आप मेहनत करने वाले हैं तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा सिंधु नदी। इंडस के नाम से इसको जाना जाता है, सिंधु नदी। क्या था इसका आंसर? सिंधु था, इंडस। चलो एकमात्र सेंचुरी, क्वेश्चन नोट करो। है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता। ऑप्शन सोच रहे होंगे मिल जाए तो कोई तुक्का लगा लें। लो इच्छा पूरी करो अपनी। ठीक है, कान्हा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है दाचीगाम, तीसरा ऑप्शन है गिर, और चौथा ऑप्शन है आपका मुदुमलाई। जल्दी से आंसर बताइए। हैं? देखो बाहर से भी आंसर आ रहा है। ऑप्शन है बी, जिनका ऑप्शन दाचीगाम था वही था। ठीक है, क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं तो हम इसके बाद अभी सर क्लास ले लेंगे, उसके बाद पूरे क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन का टारगेट हमारा रहता है वो क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे। ठीक है, आज की ये क्लास यहीं रोको, उसके आगे देखो।